नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। राहुल गांधी विदेश में भारत के घरेलू मामलों पर बोले और उनके बयान पर कोई बवाल ना हो, यह हो ही नहीं सकता। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार अमेरिका गए राहुल ने वहां जो कहा उससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पार्टियां भड़की हुई हैं और उनके बयानों को देशद्रोह बता रही हैं। अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी से पूछा गया था कि भारत में आरक्षण कब तक चलेगा, तो राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे। फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। इस बयान पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि राहुल गांधी के इरादे सत्ता में आकर आरक्षण को खत्म करने के हैं, तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले कि राहुल के बयान से कांग्रेस की मानसिकता का पर्दाफाश हो गया है। इसी तरह राहुल गांधी ने भारत में अलग अलग धर्मों पर संकट की बात की और ये कह दिया कि सिखों की चिंता ये है कि उन्हें कड़ा या पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। इस पर भी बीजेपी के नेता भड़के हुए हैं और उन्हें 1984 में सिखों के खिलाफ हुए दंगों की याद दिला रहे हैं, जिसमें कई कांग्रेसी नेता नामजद हुए थे। इसके अलावा राहुल गांधी ने हाल में हुए लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष मानने से इनकार कर दिया और ये कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। विदेशी जमीन पर राहुल के बयानों पर इससे पहले भी विवाद होते रहे, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना नेता विपक्ष की जिम्मेदारी है। इसलिए आज शुद्ध सियासत में सवाल उठाना जरूरी है कि क्या राहुल गांधी आरक्षण पर बोलकर फंस गए हैं? क्या विदेशी जमीन पर घरेलू मामलों पर बोलना सही राजनीति है? राहुल गांधी के बयान विवादास्पद हैं या इस पर सियासत हो रही है? तो ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब अपनी इस चर्चा पर तलाशेंगे। जब जब राहुल गांधी विदेशों की धरती पर होते हैं तब तब उनके कुछ ना कुछ ऐसे बयान जरूर सामने आते हैं जिस पर देश में सियासत शुरू हो जाती है। और एक बार फिर राहुल गांधी 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर और वहां पर जो कुछ भी वो बोल रहे हैं वो उसकी सियासत की गूंज हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है। बहुत सारे विषय पर राहुल गांधी बोले और राहुल गांधी के बोलने पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि बीजेपी और बीजेपी के समर्थक दलों के बयान ना आए। जैसे ही राहुल गांधी के वहां पर बयान प्रसारित हुए वैसे ही उन पर सियासी हमले होने शुरू हो गए हैं। उन्होंने पिछले दौरे पर यह कहा था कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और इस बार उन्होंने ये कहा कि संविधान खतरे में है और उसको लेकर ही बीजेपी उनको लगातार घेर रही है। तो ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब अपनी इस चर्चा में तलाशने जा रहे हैं हम, और हमारे साथ इस चर्चा में जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनमें से बीजेपी की तरफ से मनोज पंडित हमारे तमाम सवालों का जवाब देंगे और कांग्रेस की तरफ से संदीप त्रिपाठी हमारे तमाम सवालों का जवाब देंगे। फिलहाल ये दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। संदीप जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही। संदीप जी, राहुल गांधी ने अमेरिका में जो विचार व्यक्त किए उससे तो यह स्पष्ट होता है कि उन्हें भारत में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो कहते हैं भारत में सभी संस्थाओं और यहाँ तक कि जुडिशियल सिस्टम पर चंद लोगों का कब्जा है। क्या इस तरीके के बयान विदेश की धरती पर शोभनीय लगते हैं? आलोक जी, एक जानकारी चाहिए थी, अन्यथा मत लीजिएगा। आपके चैनल को क्या हम अगर अमेरिका में हैं तो बैठकर देख सकते हैं या नहीं देख सकते? आलोक, ये सुन रहे हैं? जी जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि आपके इस चैनल को अगर कोई हमारा एक साथी है, मैं डिबेट पे बैठा हूँ, वो चाह रहा है हम अमेरिका में बैठकर इस डिबेट को देखें, तो क्या वो देख सकता है? जी 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 जी, बोलिए बोलिए। जी, तो अगर इस डिबेट को अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति देख सकता है तो ये बताइए कि अगर भारत में कोई बात हो रही है तो क्या अमेरिका का व्यक्ति नहीं देख सकता? आज वैश्विक ग्लोबलाइजेशन की बात मोदी जी करते हैं
और अमेरिका और पाकिस्तान और ये चाइना और दुनिया भर के देशों करके ये कह रहे हैं कि इस तरीके की बातें विदेशी धरतियों पर नहीं की जानी चाहिए, जबकि मोदी जी के वक्तव्य मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा बता रहा हूँ। 2013 में वो जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब इसी तरीके के एक इवेंट में वो संबोधित कर इसी तरह की अनर्गल बहुत सारी टिप्पणियां उन्होंने कही थी, लेकिन हमने उस पर सवाल नहीं खड़े किए थे। आज वो सवाल कर रहे हैं तब ये बातें आती हैं। मोदी जी ने 2015 में कनाडा में बोला था कि जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके पर हम सफाई करेंगे। ये भारत की धरती पे नहीं बोला था, मतलब उनके हिसाब से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गंदगी की थी, तो जाने दीजिए, वो अटल जी को भी नहीं छोड़ रहे थे। उसके बाद एक बयान और मैं बता देता हूँ, संघाई में उन्होंने कहा था, आलोक जी मुझे सुन रहे हैं आप? जी सुन रहा हूँ बिल्कुल संदीप जी। जी जी, संघाई में उन्होंने कहा था कि पहले तक जिनको शर्म आती थी अब वो खुद को भारतीय कहने पर गर्व महसूस करते हैं। मतलब 2014 के पहले मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो देश को भारतीय कहने में इवन मोदी जी को भी शर्म आती थी। ये संघाई में उसी चीन में जाकर कह रहे थे। आप दुनिया इधर उधर की बात कर रहे हैं, दसियों वाक्य ऐसे हैं कि जहां पर आप जाकर विदेशों में कांग्रेस की बुराई, देश में जो है अपराध, जो भ्रष्टाचार है, ये भी आपने विदेश में जाकर बोला। तो आपने कहा कि हमारे नेताओं में भ्रष्टाचार है, ये आपने विदेश में बोला। और आज आप ये कह रहे हैं कि राहुल अगर ये कह रहे हैं और जिसमें तथ्य है, एक सवाल के जवाब में अगर वो ये कहते हैं जी ठीक है कि हमारे जो है चुनाव आयोग पर एक नियंत्रण है, वो दिखता है। उसके 2-4 साक्ष्य में अभी के दे रहा हूँ जी ठीक। हरियाणा और जम्मू और लद्दाख में चुनाव हो रहे हैं, इसके साथ में हरदम सदैव चुनाव होते रहे हैं झारखंड के और महाराष्ट्र के। आप बताइए वो दोनों जगह क्यों छोड़ दी? आप ये बताइए कि बीएमसी का मुंबई में चुनाव आज कितने वर्षों से पेंडिंग है, आप क्यों नहीं करा रहे हैं? आप जो है कश्मीर, उसी कश्मीर में जो है 6 वर्ष से ज्यादा हो गया, आप चुनाव नहीं करा पाए। ठीक है संदीप जी, आऊंगा आपके पास और एक सवाल का जवाब ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। ठीक है संदीप जी, आपके पास आता हूं। हमारे साथ मनोज पंडित जी भी जुड़ गए हैं और शैलेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनोज जी, आपसे पहले मैं बात कर लेता हूं, फिर शैलेंद्र जी के पास चलूंगा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कब से भारत का पर्याय बन गई है और यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को कि बीजेपी की आलोचना करना भारत की आलोचना करने जैसा है। जब राहुल गांधी देश से बाहर जाते हैं तब हर बार की परिस्थिति इनकी ऐसी हो जाती है। आप देखिए, जो सिक्कों के ख्याल इन्होंने, जो सिक्कों के लिए जो बयान इन्होंने दिया, क्या उसे कम्युनिटी बर्दाश्त करेगी? तो अब चूंकि जब राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ठीक है, अब तो इतने बड़े पद पर आसीन है, नेता विपक्ष के पद पर बैठे हैं और कोई भी बयान गैर जिम्मेदाराना ढंग से देंगे तो वो ठीक नहीं है, उससे देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। ऐसा नहीं है राहुल गांधी जी देश के नहीं है, राहुल गांधी जी भी इसी देश के हैं, हम भी इसी परिवार के हैं, सब लोग इसी परिवार के। अगर मनोज जी यही तो कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस यही तो कह रही है कि वो भारत की आलोचना नहीं करते हैं, वो बीजेपी की आलोचना करते हैं और सरकार की आलोचना करते हैं। चूंकि सरकार में बीजेपी बैठी हुई है इसलिए वो यही कह रहे हैं कि भारत का पर्याय नहीं है बीजेपी। नहीं, आप तो सीधे सीधे सिखों को कह रहे हैं ना, आप तो सीधे सीधे सिख कम्युनिटी को कह रहे हैं। आप उन्होंने विरोध जताया उस बात का। आप देखिए, ये हिंदुस्तान में अभी दो बड़े लीडर हैं सिख, जो अभी इस प्रेजेंट सरकार में जिनकी भागीदारी है, और सबसे ज्यादा विरोध करने वाले लोग 1984 के दंगों को आज तक देश भुला नहीं पाया। और राहुल गांधी जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस की नीयत और नीति स्पष्ट नहीं है, इनकी सोच, इनकी कथनी करने में फर्क है। लोग जी, और मेरी वॉइस आ रही है लोग जी? आप जी आ रही मनोज जी, आपकी आवाज। मुझे लगता है कि कथनी करने में फर्क है। अगर कोई भी विवाद है, कोई भी चीज है, आप हमारी नीति और नीयत से स्पष्ट आप सहमत नहीं है, आप कहिए ना, आप बैठिए ना, आप कौन मना करता है आपको?
पर लेकिन जी। ये विदेशों के मंच पे जाके ये बातें कहना ये उचित नहीं है, और जिससे कि देश की छवि को धूमिल करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो भारत ठीक की है। जनता से बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है मनोज जी। शैलेंद्र जी, राहुल गांधी ने एक बार फिर यह कहा कि भारत को अमेरिका की तरह राज्यों का संघ बता दिया, आपने सुना ही होगा। वह यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत में विविधता का निरादर हो रहा है, और एक बहुत बड़ी बात कही डाली, उन्होंने कहा कि भारत में तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि भाषाओं पर हिंदी थोपी जा रही है और उनकी संस्कृति, खान पान आदि को कमतर बताया जा रहा है। क्या ये एक मैच्योर पॉलिटिशियन बोल सकता है? आलोक जी, बहुत सही आपने इस चीज को आपने रेखांकित किया है। सच्चाई ये है कि तमिल जो है और मलयालम जो है और या कन्नड़ है, जो भी साउथ के हमारे जो स्टेट हैं, उन्होंने कांग्रेस को बहुत समर्थन किया हुआ है, और हिंदी प्रदेशों में उन्हें समर्थन नहीं मिला है, कम मिला है। अब इस वजह से उन्हें ये लग रहा है कि हम हिंदी प्रदेश की जनता का अपमान करें और हिंदी प्रदेश के लोगों को विरोध करें, और हिंदी प्रदेश को मैंने दोनों पक्षों में कैसे लड़ाएं, इन बातों से यही जाहिर हो रही है। क्योंकि अभी आपको बताऊं कि अभी पीछे जो इन्होंने अमेरिका में बयान दिया था, उसमें कहा था कि इंस्टीट्यूशन हैव बीन कैप्चर्ड, कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इंस्टीट्यूशन कैसे कैप्चर किया जाता है, उनकी नानी ने या दादी ने कैसे कैप्चर किया था, उसको शायद जनता भूल गई है, वो समझना है, लेकिन जनता को याद है, हमें भी याद है। अभी पीछे उन्होंने जातीय जनगणना को एक मुद्दा बनाया है, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आप जो है जातीय जनगणना पिछले 60 सालों में क्यों नहीं कराए, और चलिए कांग्रेस ने अभी कर्नाटक में थोड़ा जो हुआ था जातीय जनगणना, उसका जो परिणाम है उसको घोषित क्यों नहीं किया। तो कहने का मतलब है कि ये लोग अभी एक जो सबसे नैरेटिव चलाया जा रहा है, इनके अंदर थोड़ा सा उमंग आ गया है, कुछ पद कुछ संसदीय सीट ज्यादा जीत लिए हैं, लेकिन अभी भी 2 अंकों से नीचे हैं। तो इनको जनता से भरोसा उठ चुका है, इनको लग रहा है कि अमेरिका अब इनको बना सकता है प्रधानमंत्री यहाँ का। जैसे शेख हसीना को वहाँ से बर्खास्त करके और सेंट मार्टिन द्वीप के चलते, तो एक इनके मन में लालसा जगी है कि अमेरिका वालों से ही मदद ली जाए, और अमेरिका में जाकर के इस टाइप के बयान दे रहे हैं जिसका घोर निंदा होना चाहिए। और मैं आपको आलोक जी ये कहना चाहता हूं कि राजनीति पार्टी है, आप राजनीति करें, आप बीजेपी को जितनी गालियां हैं दे सकते हैं, लेकिन भारत का अगर कुछ भी आप बाहर जाके, इनके मैं बयान सुन रहा था, उसमें इन्होंने ये कहा कि चाइना हम लोगों से हर चीज में आगे, बहुत आगे है भी। इस बात को कौन नहीं जानता है? क्या इस बात को अमेरिका नहीं जानता? लेकिन एक भारतीय के जुबान से, अगर सच्चा भारतीय होगा तो कभी भी विदेशी धरती पर ये शब्द उसके मुंह से नहीं निकल सकता। तो कई सत्य भी ऐसे हैं जो विदेशी धरती पर आपको बोलना अपने देश का अपमान होता है। हमारा बच्चा चाहे लूला लंगड़ा हो, लेकिन हम जा करके और बाहर में जाके बोले कि हाँ मेरा बच्चा लूला लंगड़ा है, तो मेरे बच्चे का भी अपमान है, मेरा भी अपमान है। तो भारत हमारी माँ है, और ये माँ जैसी भी हो, लूली हो, लंगड़ी हो, कमजोर हो, इसे मजबूत हम सब मिलकर बनाएं, इसका अपमान बाहर में न जाके करें। इस वजह से बहुत क्रोधित है देश की जनता इनके इस बयान से। जी ठीक है शैलेंद्र जी, कांग्रेसियों को यही तो कहना है ना कि वो सरकार की पॉलिसियों का विरोध करते हैं, भारत का विरोध नहीं करते, भारत से उनका कोई नाराजगी नहीं है, वो जो सरकार और सरकार पर काबिज बीजेपी है उनकी पॉलिसियों से विरोध है। ठीक है संदीप जी, बीजेपी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह, आपने भी देखा होगा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो सिखों पर जो बयान दिया है उस पर वो कोर्ट पर जाएंगे, और फिर उन्होंने बहुत सारी बातें पुरानी जिक्र की, 84 के दंगे की बात की, बहुत सारी बातें की, लेकिन कोर्ट जाने की बात कही, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी नहीं, उनको स्वतंत्रता है, कोर्ट जाए और बिल्कुल आजादी है। राहुल जी ने बिल्कुल कोई भी गलत बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति को उदाहरण के रूप में रखा और उन्होंने कहा कि आपको पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत हो, हम किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो है किस तरीके से संदीप जी क्या किसी भी सिख को पगड़ी और कड़ा पहनने की मनाही है देश में जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? आलोक जी कृपया, मैं जी ठीक है, अपनी बात कंप्लीट करिए शैलेंद्र जी, संदीप जी की बात हो जाने दीजिए, फिर आपके पास आता हूं संदीप जी।
नहीं वो क्या कम- है, भाजपा से है या किससे है, मैं उनको समझ नहीं पा रहा। वो नहीं वो एक देश पॉलिटिकल का- एनालिस्ट आप- पॉलिटिकल संदीप जी, एनालिस्ट है, संदीप ठीक जी, है। भाजपा से इसलिए नहीं कि जब भी देश की बात होती है तो आप लोगों को लोग भाजपा के लगते हैं। आप ये बताइए ना, सिख को मना किया गया है पगड़ी और का लड़ रहे हैं राहुल गांधी। आपके सवाल अगर हो गए हो तो मैं जवाब जी दे रहा ठीक है, हूं। ठीक है, संदीप जी का जवाब ले लीजिए। सलीम जी, संदीप जी का जवाब सुन लीजिए। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तो राजनीति का इतना विश्लेषण किए होंगे तो ये आपको मोदी जी का बयान मैंने पहले ही दिया, वो आपको अच्छा क्या, जब मोदी जी ने कहा था कि 1 साल पहले लोगों को शर्म आती भारतीय बताने में, ये आपको अच्छा लगा था? नहीं, कभी अच्छा नहीं लगा था। हाँ, तो उसका आपने कंडेम किया क्या? नहीं, आपने कहा उसको, हमने कुछ विरोध नहीं किया, इसका मतलब हमने उसको स्वीकार किया नहीं। ये मतलब ये फिर ये बात संदीप जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। नहीं, रिक्वेस्ट है, उन्होंने बीच में इंटरप्ट किया इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूँ। देखिए, मुद्दे की बात अभी आपने एक बात, आलोक जी, आपने एक बात बीच में कोर्ट की तमिल और उसको लेकर, राहुल जी का पूरा भाषण मैंने सुना। राहुल जी ने एक एग्जाम्पल दिया कि भारत विविधताओं से बना हुआ देश है। ये देश बनने के पहले ये 565 रियासतों में बटा हुआ देश था, जिसका अलग निशान और अलग झंडा हुआ करता था। इवन अगर उनकी सेना लड़ने जाती थी तो उनके जो जयकारे होते हैं उत्साहित करने के लिए, वो भी हर रियासतों का अलग अलग होता था और हर रियासतों के देवी देवता अलग अलग होते थे। इतनी विविधताएं हैं इस देश में, और इन विविधताओं को आप खारिज करके सिर्फ कहिएगा कि हाफ चड्ढा और हाफ शर्ट वालों की जो है हम जय जयकार करेंगे और एक काल्पनिक देवी को हम मानेंगे और झंडे को गुरु मानकर पूजा करेंगे, नहीं हो पाएगा साहब। हम सनातनी हैं, सनातन में कौन से झंडे को भगवान माना जाता है जरा बताइए? तो भगवान माना जाता है क्या? झंडे को गुरु माना जाता है क्या? झंडे को गुरु नहीं माना जाता है। जी ठीक है। तीसरी चीज सर, अगर जाकर मैंने एक बात ये कही कि अगर हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वो वैश्विक स्तर पर देखी और सुनी जा सकती है, तो राहुल जी अगर तो वही बात कहें या अमेरिका में कहें, अंतर क्या है भाई? और क्या आप अमेरिका की बात भारत में अगर दिखाते हैं तो भारत की बात क्या दिखाई जाती होगी क्या? तो ये कह देना कि वहां बोल रहे हैं यहाँ बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई अंतर है। चौथी चीज, तरीके से अभी बात आई थी इंस्टीट्यूशन संस्थाओं पर कब्जा, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। सरकारी वकील बनना होता है साहब, मैं इसी धरती पर रहता हूँ, इनमें रहता हूँ। सरकारी वकील जब बनना होता है तो प्रदेश से आती है कि आरएसएस से जुड़े हुए जितने अधिवक्ता हैं उनका नाम जाए। आरएसएस के लोग उस लिस्ट को क्लियर करते हैं, सरकार नहीं क्लियर करती। आप पता कर लीजिएगा और डंके की चोट पर लगा रहा हूं आरोप करिए मुकदमा। और एक बात बता रहा हूं किस तरीके से कब्जा, आरएसएस के लोग यूनिवर्सिटियों के चेयरपर्सन जो है बनाए जा रहे हैं, कुलपति बनाए जा रहे हैं। ये क्या नहीं हम देख रहे हैं कि लगातार जिनका शिक्षा में कोई योगदान नहीं रहा है उनको बाहर से उठा कर लाकर बीएचयू यूनिवर्सिटी को खा डाला, तब से आकर चेयरमैन जो है कुलपति बनाया। ठीक है, ठीक है, चलिए संदीप जी इसका जवाब भी लेते चलते हैं, जवाब भी लेते चलते हैं। मनोज जी, राहुल गांधी वहां पर जो बोले हैं उसका लबोलुबाब संदीप जी बता रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी इतना ज्यादा हावी है कि जुडिशियल सिस्टम भी उनके इशारे पे चलता है, संस्थाएं भी उसके इशारे पे चलती हैं, और यही राहुल गांधी विदेश की धरती पर बोले हैं। मनोज जी देखिए आलोक जी, इनका मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो समझने में। आप ये देखिए पूरे चुनाव में संविधान को ये लिए घूमते रहे पूरे देश में। राजा हूँ क्या? इंटायर पॉलिटिकल की डिग्री नहीं है महाराज। नहीं, पूरे संविधान को लेके घूमते रहे कि संविधान खतरे में। अरे मुझे बताइए, विदेश में भी बोले नहीं, अब ये बताइए देश संविधान से चलेगा या राहुल गांधी जी की सोच से चलेगा? आप ये देखिए कि कहां कांग्रेस की परिस्थिति, 130 साल पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी की आज परिस्थिति क्या है लोग जी? छोटे छोटे दलों के साथ हाथ जोड़ के ये 2-2, 4-4 सीटों को मांगने लगे हैं।
आप लीजिए, जो बातें हुई इस पर आपको देखते नहीं है, उसको दूसरे जवाब की दे बात। दूंगा। तो पहले मेरा जो मानना सवाल था ये है उसका कि जवाब दीजिए। आपको नहीं, आलोक जी देखिए, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला और बिल्कुल नहीं तो आप इत्मीनान कहाँ से आए बाएं भाग रहे हैं सारी भाई? बातों को सुना मैंने एक बीच में इंटरप्ट नहीं किया इनको, इनकी पूरी बातों नहीं, को जी इधर से ठीक है, सुना ठीक है, ठीक। तो मनोज, मेरी अपेक्षा संदीप ये है जी, संदीप जी, मनोज जी को बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद फिर मेरी आप बात अपेक्षा होगा। ये है कि मेरे आलोक मित्र जी भी विषय की गंभीरता को समझिए, इधर उधर की बात कर रहे हैं। क्योंकि रीजन क्या है, ये जो कांग्रेस का जो आज ये सिस्टम है ना कि बीच में बोलना, दूसरे की जगह पे जाकर अतिक्रमण करना, ये ठीक नहीं है। आप ठीक है भाई, आपकी सीटें बढ़ गई, अच्छी बात है, आप मजबूत विपक्ष बन गए, अच्छी बात है, आपके नेता विपक्ष हैं, पर लेकिन चीजों को समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि करना क्या है। पार्लियामेंट में सारे देवी देवताओं को ले गए और सारी मुद्राएं बता दी आपने और बहुत सारी चीजें की। तो मेरा मानना ये शंकर भगवान है, देवी देवता नहीं है। तो ज्यादा अच्छी होती है, उसे विदेश की धरती पे बोलना, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तो देश में ही निकलने वाला है। क्या आप आरएसएस को गाली दे, हम कोई नहीं रोकते, आपको कांग्रेस को, बीजेपी को गाली दे, कोई नहीं रोकते, पर देश के साथ अगर की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, आप ऐसी नीयत की बात करेंगे, तो देश की जनता आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, आपकी स्थिति और खराब हो जाएगी। हमने कभी रोका नहीं आपको गाली देने से, कांग्रेस बीजेपी को खुद गाली दे, आप रोज गाली दें, पर लेकिन देश को गाली देंगे तो ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। लोग जी ठीक है। शैलेंद्र जी, राहुल गांधी हमेशा और खास तौर पर इस लोकसभा चुनाव में, जो गुजरा लोकसभा चुनाव जिसमें कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं, उस चुनाव में आरक्षण, संविधान, इस पर जमकर बोले। आरक्षण के मुद्दे पर जो राहुल गांधी का जवाब रहा है, वहां पर जो सवाल पूछे गए उस पर जो जवाब रहा है, उसको लेकर बीजेपी, बीएसपी जमकर हमलावर हैं राहुल गांधी के। मुझे लगता है कि ये आरक्षण मुद्दा, जिसको लेकर खुद राहुल गांधी आक्रामक रहे हैं बीजेपी पर और बीजेपी को घेरते रहे, कहीं राहुल गांधी ने मौका तो नहीं दे दिया बीजेपी को उल्टा खुद पर पलटवार करने के लिए और बीएसपी को पलटवार करने के लिए? देखिए आलोक जी, आरक्षण का अगर आपने नाम लिया तो आरक्षण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो जब वो सदन में बोल रहे थे तब से लेकर आज तक एक कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो आरक्षण का विरोध करती आई है। 1990 में भी जब मंडल कमीशन अलग से ओबीसी का और पिछड़ों का आरक्षण लागू हो रहा था, उस समय भी कांग्रेस ने ही विरोध किया था। तो कांग्रेस का जो मंशा है वो आरक्षण विरोधी है, ये तो सारी दुनिया को पता है और पूरे देश की जनता को पता है। इसलिए अगर कुछ भी राहुल गांधी बोलते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से है कि जनता समझ जाती है कि राहुल गांधी के मन में क्या चल रहा है, और वो आरक्षण के विरोध में अभी बोले ना बोले, लेकिन उनके मन में उनका डीएनए है आरक्षण विरोधी। क्योंकि उनकी पूरी कांग्रेस आज तक जो है करती आई है विरोध में कांग्रेस अगर आरक्षण का, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो आरक्षण का विरोध ना करें। तो आरक्षण के मुद्दे पे शैलेंद्र जी, ये जो SC ST का आरक्षण कांग्रेस के टाइम में ही हुआ था। अंबेडकर जी का इसमें बड़ा योगदान है, नो डाउट इसमें। लेकिन ये जब देश में आज़ादी मिली तब आपको पता ही है कि एक लंबे टाइम तक कांग्रेस का कार्यकाल चला, सत्ता में कांग्रेस ही रही, और उसी दौरान ये SC ST का आरक्षण हुआ था। जी ठीक है। SC ST का आरक्षण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महत्वपूर्ण पहल से निकल के आया, लेकिन उसका आपने पिछले 60 साल में जब कांग्रेस ने शासन किया तो SC ST की आपने हालत देखी थी। इंदिरा गांधी ने बस साड़ी बांटने का जो प्रोग्राम किया था, उस साड़ी बांटने के प्रोग्राम से किसी भी SC ST को लाभ नहीं मिला। जो अब जाकर के निकल के आ रहा है, जो पिछले जो है 2000 सन के आसपास से जब बाहर निकल के आया है चीजें, तो उसमें बहुत सारे SC ST लोग लाभान्वित हुए हैं। और अब आगे देखते देखते ये भी समझ में आ रहा है कि हाँ भी और वर्ग भी इसमें आगे बढ़ के निकल के आ रहे हैं, जो कि 1990 के बाद जो पिछड़ों को जो आरक्षण मिला था उससे। तो मेरा ये कहना है कि आरक्षण के विरोध में इनके मन में जो चल रहा है कि आरक्षण हम तब तक नहीं खत्म करेंगे, जो इनकी बात थी, इनका बॉडी लैंग्वेज था, उसमें ये था कि अगर कांग्रेस मजबूत हो तो आरक्षण को खत्म किया जा सकता है, इनके मन में ये है। लेकिन उसको कभी भी देश की जनता खत्म नहीं करने देगी, तब तक खत्म नहीं करने देगी कि जो दीनदयाल उपाध्याय जी का कैसे एक योजना का नाम था अंत्योदय योजना, जो सबसे पिछड़ी पंक्ति में और सबसे पिछड़ा व्यक्ति है, जो वंचित है, वो अगर मजबूत नहीं होता है तो किसी भी विकास का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, ठीक है। संदीप जी, जिस आरक्षण के बल पर आप 99 सीटें लाए हैं, उसी आरक्षण पर आप घिरते नजर आ रहे हैं। नहीं, राहुल जी ने क्या कहा, कृपया ये
तो देखिए तब पता चल जाएगा कि घिरते नजर आ रहे हैं कि घिरते नजर आ रहे हैं। अरे अभी शैलेंद्र जी की चर्चा, शैलेंद्र जी आपको घेर रहे हैं, उसकी बात करिए ना। नहीं, उनको तो दीनदयाल उपाध्याय का नाम पता है, जिनका इस देश कोई भी योगदान नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने काम किया है। और उनको अंत्योदय तो याद है, लेकिन उनको ये याद नहीं है कि SC/ST को आरक्षण किसने दिया, मंडल कमेटी की सिफारिशों को इम्प्लीमेंट किसने किया। उनको ये नहीं पता है कि महिलाओं को आरक्षण किसने दिया। उनको ये नहीं पता है कि महिलाओं को आरक्षण हम बिल लेके आए थे, उसका विरोध किसने किया। इनको नहीं पता है ना। वो किस भावना से बोल रहे हैं आपके दर्शक समझ जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि साहब बता दीजिए, जो मैं अभी आपसे पूछा कि अगर आप ये कह रहे हैं तो राहुल जी ने क्या कहा है, ये जनता के बीच में जाना चाहिए ना। हाइपोथेसिस बनाने से या मनगढ़ंत कहानी बनाने से कुछ नहीं हो जाएगा। संदीप जी, राहुल जी अगर ठीक है संदीप जी, वक्त का मैं छोटे जवाब ले लेता हूँ। मनोज जी आपसे राहुल जी नहीं, संदीप जी वक्त का मैं छोटे कर रहे हैं। सुन लीजिए, आप डिबेट करा रहे हैं, आप इस तरीके से भ्रमित मत करिए। राहुल जी ने ये कहा कि जब तक आरक्षण का उद्देश्य समाप्त नहीं हो जाता है, ठीक है दिया गया है, तब ठीक है संदीप जी, मैंने कहा शैलेंद्र जी जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आप खुद दिग्भ्रमित हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, मनोज जी, कांग्रेस का कहना है कि सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना उनका काम है, विपक्ष का काम है, और इसलिए वो सवाल उठाते हैं। ठीक है, तो आलोक जी, संक्षिप्त में जवाब। आप देखिए, मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी है किसने? हमने तो हमेशा ये कहा कि हम चाहते हैं देश में मजबूत विपक्ष हो, ताकि हमें अच्छे से काम करने का मौका मिल सके। पर लेकिन आप सरकार को कहिए ना, किसने रोका है आपको? पर लेकिन आप विदेश की धरती पर जाकर देश के विषय में बोलेंगे तो कौन भारतीय इस बात को स्वीकार करेगा? मुझे बताइए आप मुझे। जी ठीक है, वक्त कम है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। मनोज जी, संदीप जी, शैलेंद्र जी, आप तीनों का शुक्रिया करूंगा। ये ग्लोबल वर्ल्ड है जिसमें कोई भी बयान किसी एक हिस्से या इलाके तक सीमित नहीं रह सकता है। खबरें आग की तरह फैलती हैं, इसलिए अगर कोई बात भारत में कही जाए तो वो विदेश तक नहीं जाएगी, या कोई बात विदेश में कही जाए तो वो भारत तक नहीं आएगी। ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यह भी सही बात है कि कौन सी बात किस मंच पर कही गई है, भारत में कही गई है, विदेश में कही गई है, इसका भी बहुत महत्व होता है। इसलिए नेताओं को, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उन्हें इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।